स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखने वाले हैं आज क्लास 10th का मैथ का। ये हमारे पास NCERT बुक है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 नहीं सॉरी वास्तविक संख्या का पूरा एक्सरसाइज 1.4 तक देखेंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों को हल करेंगे एक ही वीडियो में। एक्सरसाइज वास्तविक संख्या पूरा खत्म एक ही वीडियो में, सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाल वाले घंटे को दबाना ना भूलेंगे। ठीक है, अगर हम आपके काम के हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वरना नहीं कीजिए। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब आपको 9 क्लास में भी पढ़ना था, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा या फिर पढ़े ही होंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़े होंगे तो रिवीजन होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तभी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। क्लियर ना? तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। ठीक है, ताकि चैप्टर में जो सारे मैथ है ना वो सही से बन पाए, सोल्व हो पाए, सभी प्रश्नों को हल अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, क्लियर? तो इसी तरीके से चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। देखिए, संख्या जो है ना, संख्या दो प्रकार के होते हैं। संख्या जो होता है दो प्रकार के, एक वास्तविक संख्या होता है और एक काल्पनिक संख्या होता है। जो काल्पनिक संख्या है ना, जो आपको 11th में आपको पढ़ना है, 11th में आपको पढ़ना है, और जो वास्तविक संख्या है आपको 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में तो चर्चा हुई है कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या दो प्रकार के होंगे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्या जो होता है वो अभी पढ़ना है, और काल्पनिक संख्या जो पढ़ना है वो 11th क्लास में पढ़ना है। क्लियर? काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आता है प्राकृतिक संख्या। पहला प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जो गिनती की संख्या ना उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। देखिए, गिनती ना कभी भी शून्य से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है ना, ये गलत है। शून्य से स्टार्ट नहीं होता है कभी भी। गिनती 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक जा सकता है। इसी को बोलते हैं गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर जिसको कह सकते हैं। अब आता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में अब देखते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, NUMVER नंबर। क्लियर? होल नंबर दूसरा टॉपिक में आए, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इस देखिए, पूर्ण संख्या अगर गिनती की संख्या में ना शून्य को शामिल कर दिया जाए उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में अगर पूर्ण संख्या शामिल कर दिया जाए उसी को, अगर गिनती की संख्या में शून्य संख्या शामिल कर दिया, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6, यही है आपका। अनंत तक भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यही होता है आपका पूर्ण संख्या। अब आइए पूर्णांक संख्या में आते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब देखिए इंटीजर नंबर में आता है। इंटीजर नंबर क्या होता है? अब देखिए पूर्णांक संख्या हम समझते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या तो हम देख लिए। अब पूर्णांक संख्या देखिए क्या समझते हैं, क्या होता है पूर्णांक संख्या। देखिए एक बात इसमें गौर किए, पूर्ण संख्या में देखिए इस सब में इसमें घनात्मक है, घनात्मक है इसमें। देखिए सब ऋणात्मक, ऋणात्मक घनात्मक दोनों रहेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, INTEGERS, इंटीजर्स नंबर, NUMVER नंबर। क्लियर? इंटीजर्स नंबर। अब इसको देखिए -3 -2 -1 1 0 1 2 3 4, ये भी अनंत तक जा सकता है और इधर भी अनंत तक जा सकता है। कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है ना, इधर हम अनंत तक, इधर भी अनंत तक जा सकता है और इधर भी अनंत तक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, हम 3 ही 4 एग्जाम्पल लिए हैं ताकि वीडियो भी थोड़ा लंबा ना हो पाए, और आप एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं तो थोड़ा गर्व की बात है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब आता है मतलब टॉपिक नंबर 4 में देखिए सम संख्या क्या होता है। सम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। देखिए जो नंबर 2 से विभाजित हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो उसी को सम संख्या कहा जाता है। दो संख्या 2 से विभाजित हो, जैसे कि 2 से 4 विभाजित है, 2 विभाजित है, 6 विभाजित है, 8 विभाजित है, 4 विभाजित हो, और 10 विभाजित हो, 60 विभाजित है, 50 विभाजित है, 70 विभाजित है। ये सब संख्या ना 2 से विभाजित हो, इसीलिए इसको सम संख्या कहा जाता है। और अब आइए विषम संख्या में, कि 5वें टॉपिक में आइए विषम संख्या। इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। जैसे कि ऑड नंबर हो गया सबसे छोटी ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे छोटी सम संख्या होती है 2 होती है। ठीक है ना, इवन नंबर 2 होती है और सबसे छोटी विषम संख्या ऑड नंबर 1 होती है। 1 3 5 7
9, 11, 15, 15 भी हो सकता है, हाँ 15, 17, 19 और भी इत्यादि और भी हो सकते हैं अनंत तक, ये भी और भी हो सकते हैं अनंत तक, कोई जरूरी नहीं है कि इतनी इतनी होंगे सम संख्या या इतनी होंगे विषम संख्या, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब कुछ और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब आते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए ठीक है, अब चलिए भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जैसे कि 6, 6 ले लेते हैं तो इसका फैक्टर ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। इसका फैक्टर कितना है? 1, 2, 3, 4, इसका फैक्टर हो गया 4। 4 मतलब 4 गो इसका फैक्टर, ये 4 अंक से कटेगा, मतलब 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। क्लियर। अब आगे की ओर चलते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि 8, ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, और 4 से भी कटेगा, और 8 से कटेगा खुद से। ये हो गया भाज्य संख्या जिसका फैक्टर 2, 2 या 2 से अधिक हो, नहीं 2 या 2 से नहीं, 2 से अधिक हो, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर। अब आइए अभाज्य संख्या की ओर चलते हैं। अभाज्य, जिसको प्राइम नंबर भी कहते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जिसका फैक्टर इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, इसका फैक्टर 2 से अधिक होना चाहिए, इसका फैक्टर 2 होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि 7, इसका फैक्टर क्या है? 2 है, एक तो 1 से कटेगा और एक खुद से कटेगा, 7 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आइए 5, 5 भी ले सकते हैं, ये 1 से कटेगा और 5 से खुद से कटेगा। 11, 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखे देते हैं। 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं, 21 नहीं, 23 होगा, 27 होगा, और इत्यादि हो सकता है। क्लियर। अब इसका भी दे देते हैं थोड़ा सा एग्जांपल, ताकि आपको ठीक ठाक रहे। भाज्य संख्या का भी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 24 हो गया, और इत्यादि और कुछ भी हो सकता है। क्लियर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब चलिए परिमेय संख्या की ओर बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या है? देखिए परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको p बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p बटा क्यू, p बटा क्यू, और q बराबर नॉट जीरो, यानी कि q बराबर नॉट जीरो होना चाहिए। q के बराबर कुछ संख्या होना चाहिए, नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, सॉरी होना चाहिए। अगर q बराबर कोई संख्या हो रहा है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। सॉरी सॉरी, जैसे देखिए 2, इसके नीचे एक छुपा हुआ है। क्लियर। इसके नीचे एक छुपा हुआ था, q बराबर 1 है ना, q बराबर 1 है, तो ये परिमेय संख्या। अगर q बराबर 1 जीरो होता, जैसे कि यहाँ पर देखिए √5, एक q बराबर यहाँ 1 नहीं हो सकता है, जीरो होगा। अगर q बराबर यहाँ जीरो होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, और √3 भी अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए 3, ये खाली 3 है तो ये परिमेय संख्या, इसके नीचे एक छुपा हुआ होता है। क्लियर। और 4, 4 भी एक परिमेय संख्या है। 25/4 ये परिमेय संख्या है। 25/4 एक परिमेय संख्या है। 16/20 परिमेय संख्या है। 4/12 परिमेय संख्या है। ये काटेंगे 4×12, 4×12 3 आ गया, तो 1/3 ये परिमेय संख्या है। क्लियर। अब आइए अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्लियर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जैसे कि इरेशनल नंबर किसको, जैसे कि यहाँ पे भी बताए थे कि रूट, जो संख्या रूट के अंदर हो, जैसे 5 हो गया, √5, 2 हो गया, √21 हो गया, √22 हो गया, इत्यादि और कुछ भी हो सकते हैं। जो संख्या p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। क्लियर। अब आगे की ओर चलते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, उसमें भी कुछ पढ़ना होता है। जैसे कि देखिए यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि। आप एक्सरसाइज 1.1 खोल कर देखिएगा तो पहला क्वेश्चन ही रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालें। क्लियर। तो हम इसके बारे में बता देते हैं ताकि आपको चैप्टर में परेशानी ना हो। देखिए यूक्लिड विभाजन
विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि हो गया। होता है क्या, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है, यही होता है आपका ये पहला फॉर्मूला। इसको आप मतलब ध्यान में रखिएगा, रटिएगा नहीं, रटिएगा तो सारा चीज भुला जाएगा, सारा काम चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे भाज्य को ए से सूचित किया जाता है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ये यूक्लिड जो आए थे ना वो ही बता कर गए थे कि भाज्य को ए से सूचित करेंगे और भाजक से को बी से और भागफल को क्यू से और प्लस शेषफल को आर से। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए भी दिखा देते हैं। देखिए 2 और 7, क्लियर, 2 और 7, जैसे कि 3 से इसको भागा देंगे तो 6 और 1, इसको आर, ये हो गया आर आपका, शेषफल आपका आर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्यू है जिसको क्वाइटेंट कहते हैं और इसको रिमाइंडर कहते हैं। और ये आपका ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना, ये बी और ये ए और ये क्यू और ये आर। क्लियर, इसको भी देख लेते हैं हम, इतना तक समझ लिए तो इसको भी देख लेते हैं। इसको बैठा के मान बराबर लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक होता है या फिर कि नहीं, भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जोड़ शेषफल आता है या फिर नहीं आता है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 7, बी के मान 2, क्यू के मान 3 और प्लस आर के मान 1। 7 बराबर 3 दूनी 6 1 7 आ गया ना, गुना कीजिएगा तो इतना आ गया, आपका काम खत्म, साबित कर दिए फिर कि बराबर होता है, ठीक है ना। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या कहता है। ये आपका बुक है और क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है देख लेते हैं जरा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िएगा क्वेश्चन। देखिए क्या, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए ये है पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, एक एक करके तीनों को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 135 और 225। देखिए बड़ा को ए मानते हैं, बड़ा को ए मानते हैं और छोटा को बी मानते हैं, ये माना है हमने, ठीक है ना। बड़ा को ए माना और छोटा को बी माना, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर ऐसे कर देते हैं, क्लियर, इधर सरल कर लेंगे, इधर चरण लिख लेंगे, केस लिख लेंगे, इसको इंग्लिश में चरण या केस कहते हैं, ठीक है ना, केस फर्स्ट या केस सेकंड। चलिए पहले देख लेते हैं कि केस क्या होता है। देखिए ऐसे करके, क्योंकि हमें बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से प्रयोग करके, ठीक है ना। 135 और 225, एक 135 एक बार में लगाएंगे, 135 घटाएंगे तो 90 आएगा, ठीक है, ये कट गया 90। यही हमारा चरण फर्स्ट या फिर केस फर्स्ट हुआ, ठीक है ना, यही हमारा चरण फर्स्ट या फिर केस फर्स्ट हुआ। देखिए यहां पर लिख देते हैं केस फर्स्ट, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है 225 प्लस बी क्यू। देखिए 135 इंटू 1 प्लस आर बराबर कितना है 90, हमें आर बराबर 0 लाना है, ठीक है ना। अगर आर बराबर 0 आ गया तो आंसर मतलब हमारा काम हो गया, आर बराबर 0 लाना है, ठीक है। अब 90 लिखते हैं, अब 135 से भाग देते हैं, कितने बार में लगाएंगे, फिर एक बार में लगाएंगे, एक बार में 90, 5 और 1 45, ठीक है, 45 आया। अब इसको, ये केस सेकेंड हुआ, हमारा चरण सेकेंड हुआ, और केस सेकेंड ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के मान 135 बराबर बी के मान 90 और क्यू के मान 1 प्लस आर के मान 45। क्लियर, आर बराबर नॉट 0, ठीक है, आर बराबर 0 लाना है। अब हम फिर केस चरण थर्ड की ओर चलते हैं, 45 इंटू 90, तो दो बार में 45 दूनी 90, ये आपका काम खत्म, कट गया। अब ये केस थर्ड में, ये पहला केस हुआ, ये दूसरा केस हुआ, ये तीसरा केस हुआ, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर कितना है 90 और बी बराबर कितना है 45 इंटू 2 इंटू आर बराबर कितना है 0, आर बराबर आ गया हमारा 0, तो कह सकते हैं HCF बराबर 45। आंसर हो गया, काम खत्म, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 196 और 38,200। फिर उसी की तरह करेंगे, पहला के ही तरह, बड़ा को ए मानते हैं
38,220 और छोटा को बी मानते हैं 196। 196 और 38,220। कितने बार में लगाएंगे? देखिए एक बार में लगाएंगे तो 196। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 8 और 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ये उतरेगा 2। अब 9 बार में लगाते हैं। 9 बार में लगाइएगा तो 1774 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर घटाइएगा तो 98, ये सब कट जाएगा 98। फिर ये वाला 0 उतारिएगा 0, तो कितने बार में लगाइएगा? 5 बार में लगाइएगा तो ये पूरा कट जाएगा। ये आपका हो गया। ये देखिए केस एक ही में हो गया, केस एक ही में। इसका आंसर क्या हुआ? और यहाँ पर पहले केस लिखते हैं, केस या फिर चरण लिख सकते हैं, चरण वही बात होता है, केस या चरण वो फर्स्ट। क्लियर? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? ए के मान है 38,220। देखिए ए के मान 38,220 और बी के मान 196 और क्यू के मान 195। यहाँ पर लिख देते हैं आर का मान प्लस आर के मान कितना है? 0। आर का मान तो है नहीं ना, तो आर बराबर 0। हमारा आंसर आ गया क्या? 195। HCF 196, सॉरी 196 आंसर आ गया आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको देख लिए, इसको देख लिए, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, 255 और 867। 255 और 867। देखिए बड़ा को मानते हैं ए 867 और छोटा को मानते हैं बी। ठीक उसी वाला काम में करना है जो पहले क्या किए थे, ऐसे करेंगे। ठीक है, और फिर 255 और 867 3 बार में लगाइए। 3 बार में लगाइएगा तो आ जाएगा 765, गुना कीजिएगा तो घटाइएगा तो 102 आएगा। ठीक है, ये आपका चरण फर्स्ट हुआ, यानी कि केस फर्स्ट हुआ। यहाँ पर लिख दीजिए केस फर्स्ट, या आप चरण लिखिएगा तो चरण लिख लीजिए, आप केस फर्स्ट लिखिएगा तो केस फर्स्ट लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख दीजिएगा तो बोर्ड मेंबर जो रहेगा खुश होकर अच्छे से नंबर देगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको आता है ये कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने, तो HCF इसी विधि से निकालना। अगर आप कोनो विधि से निकाल दीजिएगा ना तो नंबर नहीं मिलेगा, काट दिया जाएगा। ठीक है ना, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये केस फर्स्ट हुआ है। ए का मान कितना है? 867। बी के मान कितना है? 255 और आर बराबर कितना है? सॉरी, बी के मान क्यू के मान 3 ना है, क्यू के मान 3 और अब आर के मान लिखिए 102। ठीक है, आर बराबर नॉट 0, हमें 0 लाना है। देखिए 102 इंटू 255। अब 2 बार में लगाइएगा, 2 बार में लगाइएगा तो 204 आएगा। ठीक है, 204 ये कट गया और ये 51 घटाइएगा तो अब ये हमारा चरण सेकेंड हुआ। ठीक है, केस सेकेंड जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में, केस सेकेंड। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? 255 बराबर 102 इंटू 2 और प्लस 51, ये आर बराबर 51। ठीक है ना, अब देखिए अब केस थर्ड में चलते हैं। 51 और कितना? 102। 2 बार में लगाइएगा तो 151 कट गया। अभी केस थर्ड में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? ए का मान 51, ए के मान 102, ए का मान 102 अब बराबर बी के मान 51, 2 के मान क्यू के मान 2 और आर के मान 0, तो आर बराबर हमारा 0 आ चुका है। ये नहीं आया था, ये आ चुका है, आर बराबर 0। तो HCF बराबर हमारा 51 आंसर। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है। देखिए मानिएगा, देखिए माना कि
क्वेश्चन नंबर 2 है ये, माना कि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है ना, विषम पूर्णांक b बराबर 6, ठीक है। माने हम इस चीज को मान लिए कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक b बराबर 6, क्लियर। और q क्या कर रहा है, q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, q कोई पूर्णांक है, तो q बराबर पूर्णांक है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, q को q रहने देंगे। अब देखिए जब हम भाग देते हैं, ठीक है, जब हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, जैसे देखिए 7 आपका भाजक है, ठीक है, भाजक है 7 आपका भाजक, तो शेषफल इससे कम ही ना आएगा। जैसे शेषफल 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 0 आ सकता है, यही आ सकता है ना, सॉरी इसको यहाँ लिख देते हैं 0, ये इतनी आ सकता है ना, इससे तो हम शेषफल मान लेते हैं। जब भाजक देखिए विषम पूर्णांक ये भाजक b से, भाजक हम माने क्या b, ठीक है ना, b माने, तो शेषफल हमारा क्या हो सकता है, इससे कम हो सकता है शेषफल, तो शेषफल देखिए लिखते हैं, शेषफल इससे तो कम ही ना होगा, 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, क्लियर। इससे ज्यादा तो शेषफल नहीं आएगा ना, भाजक से हमेशा कम ही रहेगा शेषफल, ठीक है, ये इतना तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब आइए अब देखिए जहां r बराबर हम 0 रखते हैं, तो आपको पहले ही बताया था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये तो आपको पहले ही बता दिया था। जहां r बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो a बराबर bq प्लस r, ठीक है, तो r तो a के मान तो पता नहीं है, a बराबर तो कुछ नहीं लिखेंगे, b के मान कितना 6q, 6 और q के q लिखेंगे, क्योंकि तो q ऐसे ही रहने देना है, r बराबर 0 लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ये कोई धनात्मक पूर्णांक हुआ नहीं। अब चलते हैं r बराबर 2 रखते हैं, जहां r बराबर 1 रखते हैं, पहले 1, a बराबर bq प्लस r, ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, a बराबर bq प्लस a बराबर b का मान कितना है, b का मान तो 6, q के q प्लस बन के r बराबर 1 रखें, ठीक है। ये तो हमारा आ गया, ये विषम पूर्णांक है ना जी, ये विषम है ना, ये सम नहीं ना, ये सम है, ये विषम है, ठीक है। अब चलिए r बराबर हम 2 को रखते हैं, r बराबर 2 रखने पर a बराबर bq प्लस r बराबर 2 रखने पर a बराबर b के मान 6, q के बराबर q, r बराबर 2, ये तो सम पूर्णांक है, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है ना। अब r बराबर 3 रखते हैं, r बराबर 3 रखने पर a बराबर bq प्लस r बराबर 3 है ना, सॉरी a बराबर b का मान कितना 6q प्लस 3, ये तो विषम पूर्णांक आ गया ना, ये विषम है ना। अब r बराबर 4 रखते हैं, a बराबर bq प्लस r, a बराबर b के मान 6q प्लस r के मान क्या है, r के मान 4, तो ये तो सम है आपका, है ना, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता है। अब आइए r बराबर 5 रखते हैं, r बराबर 5, a बराबर bq प्लस r, a बराबर b के मान कितना है, b के मान 6q यार है, सॉरी, प्लस r बराबर 5, तो ये तो आपका सम है ना, तो अतः लिख सकते हैं ना, आप अतः करके लिखिएगा, अतः अब क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप 5 का के लिख देता हूं, 5 के रूप का होगा, क्लियर। यही आपका पूछ रहा था, आपका तो हो चुका है जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए इसको भी समझने वाला क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की है। देखिए किसी परेड मतलब किसी परेड में कैसे लाइन लगाते हैं ना, लाइन लगाते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, लाइन में 16 सदस्य हैं, एक 616 को सदस्य, ठीक है ना, 616 सदस्य हैं,
कलम नहीं हो रहा है सही से। 616 सदस्य है और लाइन में खड़ा है, परेड कर रहा है, आर्मी परेड कर रहे हैं, ठीक है ना। आर्मी जो सैनिक रहते हैं बॉर्डर पर, वो सब परेड कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। 32 सदस्य वाली, पीछे बोल रहा है 32 सदस्य वाली पीछे जो है आर्मी बैंड मार्च करता है, मतलब परेड करता है। मार्च मतलब होता है जानते हैं क्या? मार्च मतलब परेड करते हुए खड़ा रहना लाइन में, ठीक है ना। खड़ा कर हो रहे हैं 32 को, ये 32 को कॉलम है, एक 32 को है, देखिए नहीं सॉरी, ये मार्च किए हम, देखिए ये जितना बड़ा लाइन है, इस लाइन में 32 को है खड़ा। अब पूछ रहा है ना हमें कितना लाइन ऐसा बनाना पड़ेगा जो 32 हो, इस 616 सैनिक अट जाएंगे, हमें कितना लाइन बनाना पड़ेगा ऐसा ही मर्ज करना, मतलब वही कितना लाइन हमें बनाना पड़ेगा जो 1600 सदस्य इसमें खड़ा हो सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको अधिकतम पूछ रहा है। अधिकतम देखिए दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को में मर्ज करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं। अधिकतम संख्या पूछ रहा है कि ये मर्ज करना है। अगर जहां भी आपको अधिकतम संख्या मिल जाए तो आप समझ जाएगा HCF इसको करना है। अगर जहां भी आपको न्यूनतम संख्या दिखे वहां आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, LCM निकालना है, यहाँ पर HCF निकालना है। अब हम अगर बात करें तो क्वेश्चन बहुत हल्का हो गया है, ये आप समझ लिए तो हल्का हो गया है। अगर नहीं समझे तो वीडियो दोबारा देखिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम दोबारा आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे इस क्वेश्चन का, जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। देखिए तो हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, माना कि आर्मी की सदस्यों की संख्या, माना कि आर्मी की सदस्यों की संख्या 616, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, देखिए हम 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड लिख देते हैं। 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड लेकर मार्च करते हैं, मार्च करते हैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आइए यहां पर लिखिए कि अधिकतम संख्या निकालने के लिए, अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें HCF लेना होगा, क्लियर। तो बड़ा को क्या मानते हैं, बड़ा को A मानते हैं और छोटा को B मानते हैं। 32 616 अब 32, ठीक है। अब देखिए कितने बार में लगाइएगा, एक बार में लगाइएगा। 32 घटाइएगा तो कितना आएगा, 9 2 11, 9 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर घटाइएगा तो 5 3 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसको उतारिएगा 6, तो 8 बार में लगाइएगा तो 256 आ जाएगा। 256 ये कट गया और ये 40 हो गया, घटाकर 40 आएगा। एक बार में लगाइएगा फिर 32 तो कट जाएगा, तो घटाइएगा तो 8 आएगा। 8 × 32 कीजिएगा तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, तो लिख सकते हैं ना, ये आपका आंसर आ गया HCF बराबर 8, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं ना। तो अतः दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना, उन स्तंभों की अधिकतम 8 संख्या होगी, क्लियर। ये आप लिख लीजिएगा या फिर लिख देता हूं, आप तो ठीक है लिख देता हूं, आपको परेशानी होगी इसकी वजह से मैं लिख देता हूं। अतः दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये आपका आंसर हो गया।
इतना लिखिएगा तो बोर्ड मेंबर्स आपको परेशान होकर नंबर देगा, खुश होकर, मतलब बहुत ही बोलेगा कि बहुत ही लड़का विद्वान है, ये है वो है, मतलब समझेगा कि अच्छा लड़का है तो आपको नंबर दे देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ही बता देते हैं, वो तो क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है। यूक्लिड विभाजन पेरमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना इतना का रूप होगा। देखिए ये उससे भी हल्का है, इससे भी हल्का है ये, ठीक है ना। देखिए फिर भी बता देता हूँ, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का किसी पूर्णांक, देखिए इसमें मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3, b बराबर मान लेते हैं इसको 3, a बराबर तो पता नहीं है, उसी तरीके से बनाना है 2 नंबर की तरह से। तो शेषफल इससे कम होगा ना, इससे कम होगा तो 1 हो सकता है, पहले 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, इतना का क्लियर, इतना तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए जहां r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस r, a के मान a लिख दिए, b के मान लिख देते हैं, कितना b के मान तो 3 लिखेंगे, q के मान क्या है, q के मान m, सॉरी q के मान m उसमें दिया है, q के मान m, तब ना q बराबर m लिख दें, ये सब माने हैं हम, ठीक ना। q बराबर m लिख दें प्लस r के मान 0 लिख दें, तो ये नहीं ना आया, क्या पूछ रहे हैं, तो ये तो नहीं आया। अब समझिए तब q a आ गया, सॉरी a बराबर तब 3m लिख सकते हैं ना, इसको तो कोई मतलब नहीं है, तो इतना लिख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन में तो है ही है, देख लीजिएगा बुक में, या तो मेरे यहाँ भी बुक है, दिखाई दिया था क्वेश्चन। अब ये हो गया। अब दूसरा है अब r बराबर 1 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर a बराबर b बराबर 3, q बराबर m प्लस r बराबर 1, तो आ ही गया, ये भी आ गया। इसको भी रख लेते हैं, r बराबर 2 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर 2m प्लस r के मान कितना है 2। ठीक है, अब तो आपका अतः करके लिखिए, अतः देखिए लिख दिए हैं यहाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का होगा। क्लियर, आंसर हो गया आपका क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन इतना के रूप का होगा। अब देखिए घन कह रहा है, ठीक है ना, तो घन में भी वही बात होता है, जो ये होता है, जो ये इसमें किए थे ना, उसी में ये भी करना है। चलिए ये भी आपको बता ही देते हैं। देखिए माना कि धनात्मक घन पूर्णांक b बराबर 9, और देखिए शेषफल r बराबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि 9 से कम ही ना रहेगा तो 8 तक होगा। ठीक है, अब जहां r बराबर 0 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर तो पता नहीं है, b बराबर कितना, b बराबर तो 9 है, q बराबर क्या, q बराबर कितना बोल रहा था, q बराबर m बोल रहा है, तो q बराबर यहाँ m मान लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर m लिख देते हैं, q बराबर m बराबर r बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर 9m, ये आ गया आपका 9m। अब r बराबर जहां r बराबर 1 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस 1। देखिए आपको क्या कह रहा था, घन कह रहा था, ठीक है ना। तो 0 का घन क्या होता है 0, 1 का घन क्या होता है 1, ठीक है ना। अब 2 का घन क्या होता है 8, तो r बराबर अब 8 रखेंगे क्योंकि घन कह रहा है। अगर और कुछ कहता तो r बराबर अब 8 रखिएगा, r बराबर 8, a बराबर बी क्यू प्लस r के मान a है, b बराबर कितना, b बराबर 9 और q बराबर m प्लस r बराबर 8। क्लियर ना, तो ये आपका विषम, ये घन कह रहा था ना, ये क्वेश्चन में आपको घन कह रहा था, तो आ गया आपका आंसर। तो अतः लिख सकते हैं ना, अतः धनात्मक घन पूर्णांक 9m, सॉरी यहाँ पर 9 होगा, 9m प्लस 1 या 9 प्लस 8 के रूप का होगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। आपको बधाई हो, आपका चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। अब 1.2 की ओर चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में चलने के लिए मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जैसे कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM
अगर ये दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है ना, ये बराबर दोनों आ रहा है तो आपका क्वेश्चन वो सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो आपका गलत है। ये जांच करने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है ना, अभी तुरंत। अब चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है आपका 140, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं 140। पहला है 140, 2 बार में 70, 2 बार में 35, 5 बार में लगाइएगा, 5 बार में 7, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 17। ये तो आपका पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा में है 156, ठीक है। 156 को लिखते हैं 2 बार में 78, और 2 बार में लगाएंगे तो 78 का आधा हो जाता है 39, 39 का तो आधा होता नहीं, 3 बार में लगाएंगे 33 39, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये भी आपका क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, ये एक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करा है, ठीक है। 3 बार में लगाइएगा पहले, तो 3 बार में लगाइएगा तो 1275 आएगा, ठीक है। और फिर 3 बार में लगाइएगा तो आ जाएगा 425, और फिर लगाइएगा 5 बार में, 3 बार में तो लगेगा नहीं, 5 बार में लगाइएगा तो आ जाएगा 85, फिर 5 में लगाइएगा तो 17, 17 5 85, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। यही आपका अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया, ठीक है, क्लियर। अब आगे क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है यही है, ठीक है। 3 बार में तो लगेगा नहीं, 5 बार में लगाते हैं, 1 0 0 1 हो गया, ठीक है। और फिर 6 बार में नहीं लगेगा, 7 बार में लगेगा। 7 बार में लगाइएगा तो आ जाएगा आपका 143, ठीक है। अभी 11 बार में लगाइएगा तो आपका 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही आपका गुणनखंड है इसका। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा था इसका, तो अभाज्य गुणनखंड आपका यही है, 4, 1 2 3 4, 4 अंक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 7429। देखिए पहले 17 बार में लगेगा, उससे पहले बहुत प्रैक्टिस किया, नहीं लगता है, बहुत चेक किया, आप भी चेक करके देख लीजिएगा। 17 बार में लगाइएगा तो 437 आ जाएगा, ठीक है, 437। फिर लगाइएगा 19 बार में, 19 बार में लगाइएगा तो आपका 23 आ जाएगा, ठीक है। अब तो 17 इंटू 19 इंटू 23, यही आपका अभाज्य गुणनखंड है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। देखिए पहले इस दोनों का HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं कह रहा है कि आप कौन सी विधि से निकालें, कोई विधि से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब अभाज्य इसको निकाल कर HCF और LCM करके, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुना करके, और HCF और LCM दोनों को गुना करेंगे, फिर दोनों अगर बराबर आ रहा है तो ये ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 26 और 91, 26 और 91 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट में 26 और 91। 26 को लिखते हैं 2 बार में लगाएंगे तो 13, और अब 91 को लिखते हैं तो 3 बार में लगाएंगे, 63 91, 7 बार में लगाएंगे, सॉरी 7 बार में लगाएंगे तो 63 91, ठीक है। तो इसका HCF आ गया, HCF, इसका HCF आ जाएगा 13। जो देखिए दोनों में जो कॉमन होता है वही HCF होता है। देखिए दोनों में कॉमन कौन है, 13। अगर कोई भी कॉमन नहीं होता तो HCF होता है 1। अगर इसमें कॉमन है, देखिए कॉमन है 13, तो आपका HCF होगा 13। अब LCM निकालते हैं। LCM जो कॉमन है ना, जो कॉमन है वो एक बार लिखाएगा, और जो सब नहीं, जो सब कॉमन है वो सबको गुना कर देंगे। अब 2 7, 2 इंटू 7, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 182 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका LCM आ जाएगा। अब जाँच करते हैं, जाँच लिख के, जाँच पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, HCF इंटू LCM, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये जांच हो रहा है, ठीक है। पहली संख्या क्या है आपका 26, दूसरी संख्या क्या है 91, और HCF आपका कितना है 13, LCM आपका कितना है 182। दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 2366। इधर भी आ जाएगा 2366, ये आपका बराबर है। जांच तो हो गया आपका, सही है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है
दूसरा का सेकंड में है 510 और 510 और 92 है। 510 और 92, 510 को लिख लेते हैं ऐसे, HCF LCM निकाल लेते हैं। 510 को अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं, ठीक है। 2 बार में तो 2 लगाएंगे, 2 बार में लग ही जाएगा, तो 2 5 5 इतना आएगा, ठीक है। अब 3 बार में लगाते हैं, 3 बार में लगाइएगा, 3 बार में लगाइएगा, 3 बार में तो लग जाएगा 5 10 12, 3 बार में लग जाएगा 85 85 आ जाएगा, ठीक है। 5 बार में लगाइएगा तो 17 हो गया। अब इसको देखते हैं 92, 92 को लगाइएगा 2 बार में, 2 बार में 46 दूना 92 और 2 बार में तो 23 दूना 46 हो गया आपका। जो इसमें दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो HCF आपका हो गया, HCF आपका हो गया 2, यानी कि मासा हो गया आपका 2, और लासा यानी कि LCM जो कॉमन है एक बार लिखेंगे, जो कॉमन क्या है 2 कॉमन है एक बार लिखें और सबको गुना कर देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, अब इंटू फिर लिखेंगे 2 इंटू 20 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 23,460, 23,460, ठीक है। अब जांच करते हैं, जांच पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ऐसे लिख दिया कि आपका टाइम बचे, ठीक है ना। ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी नहीं देख पाइएगा, हम लोग भी कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। पहली संख्या आपका क्या है 510, 510 इंटू दूसरी संख्या क्या है 92, HCF आपका हो गया 2, LCM आपका हो गया 23,460, गुना करेंगे तो आ जाएगा 46,992, इधर आ जाएगा अभी 46,992, 46,920, सॉरी 46,920, क्लियर, ये भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 336 और 54 है, 336 और 54, 336 को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 2 बार में लगाइएगा तो 1 14 12, 1 8 दूनी 16, 2 बार में लगाइएगा 8 दूनी 16 1, देखिए 84 हो गया। अब फिर 2 बार में लगाइए 42, 2 बार में लगाएं 21, 3 बार में लगाएं 7, क्लियर। अब 54 को देखते हैं, 2 बार में लगाएं 27 दूना 54, 3 बार में लगाएं 3 नामा 27, 3 दें 3 3 3 हो गया। अब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 है और दूसरा 3 है, तो 2 इंटू 3 बराबर हो गया 6, ये आपका हो गया HCF, यानी कि अब LCM में आते हैं, LCM ये लासा, इसको लासा बोलते हैं, इसको मासा बोलते हैं। LCM में आइए, सबका गुना कर देते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और सबको लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, सही। गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 38,24, क्लियर। अब जांच करते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, LCM पहली संख्या क्या था हमारे पास 336 इंटू दूसरी संख्या क्या थी 54 बराबर क्या थी, HCF क्या थी, HCF 6 था, LCM क्या था, LCM 38,204। इसको आप अगर गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 18,144, इधर भी आ जाएगा 18,144, ये आपका क्लियर हो चुका है, ये भी सही है। दूसरा नंबर भी खत्म। अब तीसरा नंबर में, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला आपका 12 15 21, देखते हैं 12 15 पहला बनाते हैं, फिर दूसरा बनाएंगे करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, ठीक है, एक एक करके तीनों करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला बुक को रखते हैं साइड में और तीसरा कर पहला देखते हैं, 12 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है निकालने, पहली संख्या निकालने का रहा है क्या, HCF भी और LCM भी, ठीक है। 12 को लिखेंगे 2 बार में, 6 2 बार में, 3, क्लियर। अब 15 को देखते हैं, 15 को 2 बार में, 2 बार में, सॉरी 2 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा, 3 बार में 5 3 5 6 15 हो गया। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या 3 है, तो HCF आपका हो गया 3। और LCM की बात करते हैं, LCM की बात करते हैं, LCM आ गया
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दो दोनों 4, 4 दिया 12, 12 बचे 60, 60 आ गया। सॉरी 21 के तो किए नहीं, गलत हो गया। 21 को भी तो करना है ना, ये 3 अंक है ना, इसको तो ध्यान ही नहीं दिया। चलिए अब 21 को करते हैं। 21 बार में 3 बार में लगाएं 7 हो गया। तो अब HCF आ गया 3, पहले भी 3 आया था, अभी 3 आया, लेकिन फर्क क्या है, 21 को तो किया ही नहीं था। चलिए अब गुना कर लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए तीनों को गुना करें। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्लियर। इतना गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 420। ये आपका आंसर सही है, सॉरी ये गलत है, ठीक है ना, ये आपका गलत है, ये आपका सही है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट तो हो गया। आप सेकेंड में देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 17, 23 और क्या है 29 और 29, ये तीनों ऐसा है ना कि किसी टेबल में नहीं आता है। 17 किसी टेबल में आता है जी नहीं, न 23 आता है किसी टेबल में, न 29 आता है किसी टेबल में। 29 सिर्फ 29 का टेबल में आता है और 1 से विभाजित है, और 29 ये सब। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 17 बार में लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 23 बार में लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 29 बार में लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। HCF आपका कितना आ गया, आपका HCF 1 हो गया, ठीक है। और LCM की बात करते हैं तो LCM तीनों को गुना करेंगे। LCM 17 इंटू 23, 23 इंटू 29, तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11,339 आ जाएगा, 11,339, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ये लास्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है। तीसरा में है 336 और 54 है ना, हाँ 54, सॉरी ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है। तीसरा का है 8, 9 और 25, 8, 9, 25, 8 बार में 8 को तोड़ेंगे तो 2 बार में 4, 2 बार में 2, 9 बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे 3, फिर 25 को लिखेंगे 5 बार में 25, क्लियर हो गया ना, तीनों हो गया। अब HCF आ जाएगा इसका, HCF जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। जब तीनों में कॉमन, क्या बताया था शुरू में, ही बताया था आपको कि अगर किसी में कॉमन नहीं दिखे तो 1 हो जाएगा। अब LCM की बात करते हैं, LCM की बात करते हैं। LCM की बात करेंगे तो सभी को गुना करेंगे, 2 को 3, 3, 5, 5 सभी को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 1800, क्लियर। ये तीसरा का क्वेश्चन नंबर तो 1, 2, 3 तीनों हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है HCF 2 संख्या, देखिए पहला संख्या ये दूसरा संख्या, ये दोनों का HCF दिया हुआ है 9, ठीक है। और LCM इतना और इतना ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये 2 अंक दिया हुआ है, पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, ठीक है, इसमें भी यही है, और दोनों का HCF यह है, HCF पहला और दूसरा अंक का HCF यह है, और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए पहली संख्या कर देंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM कर देंगे, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, 306 इंटू 657 कीजिएगा, 657 बराबर पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और HCF इंटू LCM, क्लियर। ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 20, 10 इतना आ गया। अब बराबर में HCF आपका क्या है 9, LCM तो ज्ञात करना है, LCM भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22, 3, 3, 8 आ जाएगा। ये LCM है आपका, LCM। तो LCM बराबर कितना आ जाएगा, 22,338, ठीक है, 22,338। आपका चौथा तो क्लियर हो गया। आप पांचवा में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 2n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। ये कह रहा है कि किसी भी, जैसे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 2n गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इतना एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये n बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, 6n यानी कि 6 पावर n की जगह 1 रखेंगे तो 6 होगा। तो इसका आंसर होगा 9, क्योंकि
इतना एग्जाम्पल पर पता चल जाएगा। अगर शून्य पर समाप्त होगा तो शून्य पर समाप्त होगा, अगर नहीं तो नहीं। अब 6 के पावर n के पावर लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 3 रखते हैं n बराबर 6 का क्यूब हो जाएगा कितना 216। अब 4 भी रखते हैं, 4 भी रखेंगे तो नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। शून्य पर समाप्त इसका आंसर होगा, या इस तो हम कह सकते हैं, इतना चेक करने के बाद हम कह सकते हैं कि 2n के प्राकृतिक संख्या 6n का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ये आप लिख सकते हैं। चूंकि 2n का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। ये है समाप्त। देखिए समाप्त कैसे लिखते थे, समाप्त नहीं हो सकती है। क्लियर, ये तो आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये बता रहा है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, ये तो आपको बताया है। जैसे देखिए, जिसका फैक्टर मतलब जैसे 6 एक भाज्य संख्या है, या फिर 10 या फिर 16 भाज्य संख्या। जो संख्या 1 से कटे और जो संख्या किसी से भी विभाजित हो, 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो संख्या केवल 2 संख्या से विभाजित हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे 21 से विभाजित है, 1 से विभाजित है, और 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 6 से। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, जैसे कि 7, ये 1 से विभाजित है और 7 से विभाजित है, ये संख्या अभाज्य है। ठीक है, अब पता करना है। ठीक है, अब वही ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्यों है। ठीक है, पहले तो हम इसको गुना करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ गुना है, जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर गुना है +5 जोड़ के देखते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस संख्या को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक गुना करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1013 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 5045 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। अब इसको भाज्य संख्या या भाज्य संख्या पता करते हैं। 2 बार में लगाएंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 0 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, 7 दूनी 14, और फिर 7 3 10 दोबारा 3 बार में लगाएंगे। 1 तो 2 0 छोटिया 18 2 9 27 13 का स्क्वायर 169 13 का स्क्वायर 169। ये संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है और 1014। तो हम अतः कह सकते हैं कि यह संख्या, ये इसको अब चेक करते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। 50 और 45, 5 × 10 और 4 14, यानी कि 5 बार में लगाएंगे। 1 0 10 5 50। ठीक है, और नहीं लगेगा 0 9 5 45, इतना आ गया। अब कितने बार में लगाएंगे, 9 1 10। ठीक है, अब पता नहीं कटेगा या फिर नहीं कटेगा। अब छोड़िए, या कटे या फिर नहीं कटे, हमें तो ये बताना है कि भाज्य संख्या या फिर नहीं। अतः तो हम कह सकते हैं यह संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, ये 2 या 2 से अधिक संख्या, तो हम कह सकते हैं ना कि यह संख्या भाज्य संख्या है। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं यह संख्या भाज्य संख्या है। क्लियर, ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ते हैं। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कि देखिए, एक मैदान है और वो वृत्ताकार पथ है। जैसे कि स्टेडियम देखें, वो वृत्ताकार पथ होता है, मतलब गोलाकार पथ होता है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान को चक्कर लगाने में दिया हुआ है, सोनिया को इस मैदान को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मुनिया लड़की है और रवि लड़का है, तो इसको 18 मिनट लड़की को लगती है 18 मिनट और लड़का को 12 मिनट लगती है। तो ही
एक ही दिशा में लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा? वो कितने जगह पर? अगर ये संख्या और ये संख्या दोनों को कौन संख्या विभाजित करेगी? ठीक है, अगर हम एलसीएम लेते हैं दोनों को 18 और 12 का, तो हमारा एलसीएम हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम थोड़ा लिटरेचर लिख कर बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। दिया है सोनिया को मैदान को चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट और वही रवि को मैदान को चक्कर लगाने में लगा 12 मिनट समय। ठीक है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें दोनों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं 12 और 18 को। 12 2 बार में लगाएंगे 6 6 9, 3 बार में लगाएंगे 2 और 3। अब तो नहीं लगेगा, क्लियर? तो 2 × 3 × 2 × 3 3 6 36 आ गया। ठीक है, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे 36 मिनट के बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद यहाँ लिख देता हूँ, 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे क्लियर? आपका हो गया इस चैप्टर को। एक्सरसाइज 1.2 आपका क्लियर हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? अब एक्सरसाइज 1.3 की ओर चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में क्या है? एक्सरसाइज 1.3 में है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों में 5 मैथ है ना, इसमें 5 में से हर एक साल एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है ना, चलिए एक्सरसाइज 1.3 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 देखिए, हमें एक चीज का जरूरत पड़ेगा, नोट लिख लेते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के गुणनफल और योगफल और अंतर से बनी संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3 परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हमेशा एक अपरिमेय संख्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या हुआ। एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर देखते हैं। 2 + √3, ये भी देखिए 2 तो परिमेय संख्या और √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो योगफल हुआ ना, तो इसी को कह रहे थे। तो ठीक है ना, ये हुआ। अब अंतर में भी देखिए 2 - रूट क्या लिखेंगे, √4 देते हैं। 4 नहीं हो पाएगा, 4 नहीं, सॉरी, तो इससे निकलेगा तो 2, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 √- 2 हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल गलत है। 2√6 हो सकता है, 2√6 हो सकता है, और प्लस में सॉरी ये भी गलत हो जाएगा। 3 - √7 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ, एग्जाम्पल सेकेंड हुआ, एग्जाम्पल थर्ड हुआ। ठीक है, ये गुणनफल हुआ, ये योगफल हुआ, ये अंतर हुआ, तीनों को समझा दिए। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए बुक आ गया है, बुक देखिए, बुक में दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं। अब चलिए सिद्ध करते हैं। बुक को रखते हैं साइड में और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या P/Q के बराबर होगा। देखिए तो √5 = P/Q, उसका बराबर होगा।
तो क्यू बराबर होना चाहिए नॉट 0। चलिए अब दोनों और वर्ग करते हैं। दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करते हैं। दोनों और वर्ग कीजिएगा तो √5 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। तब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5p² बटा q। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर करते हैं 5 × q² बराबर p, तो इसको q² बराबर p² बटा 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना लिखेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है, यहाँ पर क्या किए हैं। देखिए p² है, यहाँ पर p² है, तो यहाँ पर p² मान लेते हैं कोई अंक, 5 का स्क्वायर और नीचे 5 है, 25 और 5। देखिए ये कट गया, 5 से 5 से कट गया, तो क्या p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा, 5², तब p लिखेंगे, p की जगह 5 लिखेंगे 5, तो ये कट गया, तो 1, ये 5 से विभाजित है ना, यही यहाँ पर समझा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर तो आप क्लियर हो गया। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। जो है जो माने थे यहाँ पर p बराबर 5 मानेंगे, जो साबित करना है, यहाँ पर 3 रहता है तो यहाँ पर 3 मानते हैं, यहाँ पर 5 है तो 5 मानेंगे। ठीक है, p बराबर मानते हैं 5। देखिए जो साबित करना है उसको मान लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर p है, तो यहाँ पर p है ना, तो p बराबर p है तो p बराबर मानेंगे 5 मानेंगे। ठीक है, नीचे अगर 3 रहता तो 3 मानते हैं, अगर 5 है तो 5 मानेंगे। ठीक है, तो p बराबर माना, यहाँ पर लिख देते हैं माना p बराबर 5m। ठीक है, m माने या p माने, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, q भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। q बराबर q² बराबर 5m का स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर q, तो q बराबर, यहाँ पर q बराबर q² बराबर लिख सकते हैं ना, 25 का स्क्वायर, m का स्क्वायर, m पर ही रहेगा 5, 25, तो q का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, यहाँ m² का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए इधर निकालते हैं। m² का मान निकालने के लिए देखिए m² का मान निकालेंगे। ठीक है, तो m² का मान निकालेंगे तो q का स्क्वायर बराबर m² बटा 5 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर सीधा सीधे लिख सकते हैं m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर बटा 5। हमें यहीं तक करना था, आगे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चुकी करके लिख सकेंगे पुनः q 5 से विभाजित है, q² 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, हो गया, पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब चलिए, अभी क्लियर नहीं हुआ है, अब इसके बाद भी कुछ लिखना भी बाकी है, तो हम कर सकते हैं ना, अतः करके लिखेंगे, अतः यहाँ विरोधाभास है, यहाँ अतः यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत है, यह गलत हुई। p² q में कोई सहअभाज्य नहीं, खाली अभाज्य लिख देते हैं। ठीक है, अभाज्य होगा, खाली अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। क्लियर। देखिए यहाँ पर समझाते हैं क्या, देखिए q² 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। अगर देखिए इसका मतलब हो गया, अगर विभाजित नहीं होता ना, अगर नहीं होता, यहाँ पर हो गया, होना नहीं चाहिए से, ठीक है ना, लेकिन हो गया, तो यहीं पर गलती हुआ। तो हमारा मान्यता क्या माने थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है,
गलत माने थे ना, यहाँ ये तो परिमेय संख्या है ही है, तो इसीलिए यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई, हम गलत माने थे। गलत क्या, सही तो वही है, तो कहते ना आपको गलत मान का सही साबित करना होता है, जो सही रहता है उसको गलत मान का सही साबित करना होता है। तो यहाँ पर माने थे क्यू और पी और क्यू में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने का है। ठीक है, अब इसी को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए सिद्ध करते हैं। माना कि, अब मानेंगे ना, पहले इसको सिद्ध करेंगे, 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। ठीक है, माना कि 2 √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या 2p/q के बराबर होगा, तो 5 = p/q, तो q = not 0। ठीक है, तो √2 × √5 यहाँ पर सब तो ठीक है। अब चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। 2 √5, चलिए अब ये जो है ना, देखिए 2 × √5 इसको लिख सकते हैं p/q, तो √5 = p/2q, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो q p = √5 = p/1/2q लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो देखिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना p/2q एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √5 = not 0 p/q के बराबर नहीं ना होगा। अगर परिमेय संख्या तो p/q के बराबर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या ना, √5 एक अपरिमेय संख्या, तो p/q के बराबर नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या रहता तो p/q के बराबर होगा। ठीक है, ये तो सही हो गया। अब तब यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई। यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई। ठीक है, तो 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योगफल से बनी संख्या अपरिमेय संख्या बनती है। अपरिमेय संख्या बनती है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आप लिख देते हैं एग्जाम में तो फुल नंबर आपको मिलेगा। इतना जैसे हम बनाए हैं आपको, जैसे आप बनाइएगा तो मैथ्स में फुल नंबर, मैथ्स में नंबर नहीं कटता है, इतना बाद एक साथ करते हैं, फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये तीनों को बना। तीसरा के पहला में चलते हैं। तीसरा के पहला में 1/2 को साबित करना है अपरिमेय संख्या, सॉरी 1/√2 को साबित करना है।
तो माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर हो गया। तो 1/√2 क्या है? परिमेय संख्या, तो p/q के बराबर ही होगा। सब एक ही तरह, एक ही जैसा। 1/2 एक p/q के बराबर होगा। ठीक है, p/q के बराबर, q बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, q बराबर नॉट जीरो। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो सीधा 2p बराबर q हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ p और q कोई सह-अभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या भी है। परिमेय तथा परिमेय संख्या भी है तथा परिमेय संख्या भी है। ठीक है, अब चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसके आगे लिखेंगे तो √2√p एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है तथा q एक परिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये कभी संभव नहीं है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर कभी आ ही नहीं सकता है, यह संभव नहीं है, यह गलत है, हमारी मान्यता गलत हुई। अतः करके लिखेंगे हमारी मान्यता गलत हुई। यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर लिख सकते हैं, इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? ये आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.3 का 3 का पहला समाप्त हो गया है। अब दूसरा में की ओर चलते हैं। दूसरा में क्या है? 7 × √5 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए, माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या p/q के बराबर होगा। 7 × 5 तो p/q के बराबर होगा, q बराबर नॉट जीरो आना चाहिए। क्लियर? तो लिख सकते हैं इसको 5 बराबर 1/7 p/q। तो q बराबर लिख सकते हैं ना p/7 q। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे √5 सॉरी, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। p7 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या है? 7 p/7 q एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या। अब ये कभी संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हमारी
मान्यता मान्यता सही है, मान्यता गलत हुई, यहाँ विरोधाभास है हमारी मान्यता के लिए, तो कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन? √7√5, ये सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 6 + √2, 6 + √2, इसको देखते हैं। ये लास्ट, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। वही बात है, इसमें भी पहले √2 एक साबित करें कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसे कैसे हो रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। 6 + √2 एक, पहले √2 साबित करेंगे कि अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्लियर। अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या होगा, P बटा Q के बराबर होगा, P √2 बराबर, ये ऐसे आपको खुद से करना चाहिए, सारा क्वेश्चन मेरे से करवा लिए। P बटा तो Q बराबर नॉट 0, तो दोनों और वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर तो 5 P बटा Q हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 ना, तो 2 P² और Q² हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको Q का स्क्वायर बराबर P² बटा 2, यहाँ चूंकि लिख सकते हैं P² 2 से विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित होगा, P भी 2 से विभाजित होगा, क्लियर। अब जो इसमें साबित करना वही मान लेंगे, क्या P बराबर मानेंगे 2 क्या मान लें, 2x मान लेते हैं, 2x, P बराबर 2x मान लेते हैं, माना, यहाँ पर लिख देते हैं माना। तो यहाँ पर मान रखेंगे Q² बराबर P² बटा 2 है, तो Q² बराबर 2x का स्क्वायर बटा 2, तो Q² बराबर 4x² बटा 2, तो इदू कट जाएगा, कटेगा ना, हाँ जी कटेगा, तो Q² बराबर 2x² लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ना 4x² 2 से विभाजित है, तो 4 सॉरी गलती हो गया, 2x², यहाँ तो सही है, यहाँ पर भी सही है, हाँ सही है, तो लिख सकते हैं ना 2x² भी 2 से विभाजित होगी, क्लियर। यहाँ पर विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई है, सब लिखिएगा। अतः यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई, अतः यहाँ पर सही है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर लिखिएगा, अतः एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के योगफल से बनी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर। एक्सरसाइज 1.3 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 में चलता है। एक्सरसाइज 1.4 को देखने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में पहला आपको शांत देखना चाहिए। शांत उसे कहते हैं जिसका हर में 2n का स्क्वायर या 5n का स्क्वायर, 2n या फिर 5n,
पावर में कुछ भी हो, स्क्वायर, घन, क्यूब, जो भी रह सकता है, लेकिन 2n का स्क्वायर हो और 5n का स्क्वायर हो, उसे ही हम शांत कहेंगे, ठीक है। और अशांत को देखते हैं, अशांत, इसको टर्मेटिंग बोलते हैं, इसको नॉन टर्मेटिंग, क्लियर। अशांत जिसका 2n का स्क्वायर और 5n का स्क्वायर नहीं हो, इसके अलावा और अन्य कोई संख्या, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 नहीं सॉरी 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। अगर ये सब में से कोई संख्या, जैसे कि ये सब जो होता है ये अशांत हुआ, अगर हर में इतना आता है उसका अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अशांत, क्लियर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवृत्ति है, ठीक है। अब पहले इसको देखते हैं, 13 बाई 3125, 13 बाई 3125 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की वजह बताना है। तो 2n का स्क्वायर और 5n का स्क्वायर अगर आ रहा है तो शांत है, अगर नहीं आ रहा है तो अशांत है। चलिए देखते हैं इसको, पहला का, ये पहला क्वेश्चन करते हैं। 2 5 देखिए, 3 3 6 4 10 1 11, 3 1 4 4 2 6 6 4 10 1 11, 3 बार में नहीं लगेगा, 5 बार में लगेगा, 5 बार में लगाएंगे 6 5 30, 1 1 1 1 2 5 25 625, 5 बार में फिर लगेगा, 5 बार में 1 लगाए, 1 1 1 1 तो 1 2 2 10 2 5 25, फिर 5 में 2 बार में 10 1 1 10 2 2 5 25 है, 5 5 में 25। देखिए ये केवल 5n का स्क्वायर है। देखिए 1 2 3 4 5, जिसकी 1 2 3 4 5 इसके हर में 5n का स्क्वायर है, तो यह शांत है, शांत आवृत्ति। यही ना पूछ रहा था, शांत और अशांत दशमलव प्रसाद बताना। जो शांत है उसको शांत लिखिएगा, जो अशांत है अशांत। इसमें कारण नहीं पूछ रहा है, अगर कारण पूछता तो कारण भी बताते, इसमें कारण नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या, 17 बाई 8 को ऐसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 2 4 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 का क्यू हो गया, 2 का क्यू, तो ये भी शांत है, शांत आवृत्ति है, क्लियर, शांत है। अब यहाँ पर 2n, केवल 2n का स्क्वायर आ रहा है और 5n का स्क्वायर, या तो दोनों आएगा या फिर दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है। ये तो आपका सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। 64 बाई 455, 64 बाई 455, 455 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, पता चल जाएगा हमें। 455 का अभाज्य 5 बार में लगाएं, 5 55 10 3 बार में नहीं लगता, 5 बार में लगेगा, 9 5 45 और 1 91, अब 91 7 बार में लगाते हैं, 63 91, अब तो नहीं लगेगा, अब नहीं ना लगेगा जी, तो ये अशांत है। इसमें इसका हर का पावर जो है 5 का और 7 × 13 का है, तो ये अशांत है। अगर खाली 2n का स्क्वायर आता है या फिर 5n का स्क्वायर ये आता है या फिर दोनों आता है, लेकिन इसमें 5 का भी आ रहा है और 7 का भी आ रहा है, 13 का भी, तो ये अशांत आवृत्ति है। यहाँ पर लिखेंगे अशांत, अशांत है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हो गया, थर्ड तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 15/1600, 1600 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 बार में 800, 2 बार में 400, 2 बार में 200, 2 बार में 100, 2 बार में 50, 2 बार में 25, 5 बार में 25। देखिए ये जो है ना ये शांत है। जैसे देखिए 1 2 3 1 2 3 6 को हुआ, 6 को 2 को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15, तो 2 का स्क्वायर 1 2 3 4 4 2 6 × 5 का स्क्वायर, ये आपका शांत है ना, शांत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2 है, इसीलिए यह शांत है, शांत है। अगर इसके अलावा कोई और संख्या रहता, जैसे कि इसके अलावा कोई 7 हो गया, हर में रहता 7 या फिर 13 या फिर 11 या फिर कुछ भी, अगर इसके अलावा अन्य संख्या होता तो अशांत होता है, लेकिन ये शांत है, ठीक है, शांत लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की देखते हैं। 29/343, 343 को तोड़ते हैं। देखिए 2 बार में नहीं लगेगा, फिर 3 बार में भी नहीं लगेगा, 4 बार में, 5 बार में भी नहीं लगेगा, अब 7 बार में लगेगा। 7 बार में लगाएंगे, 7 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 46,
7 चौका 28, 7 34, 9 63, 49 आ जाएगा। फिर 7 बार में लगाएंगे 7, फिर 7 बार में 1। क्लियर। तो ये आपका अशांत है, ये आपका अशांत है। यहाँ पर क्योंकि 7 का घात है, 7 पर पावर 4, 1 2 3 4, 7 पर पावर 4, तो ये अशांत है। क्लियर। कैसे हुआ अशांत? अगर 2n का स्क्वायर या फिर 5n का स्क्वायर होता है, या फिर 2n का स्क्वायर 2 पर पावर n की n मतलब कोई भी घात हो, और 5n पर पावर इसकी यही दोनों रहेगा तो केवल शांत होगा। और इसके अलावा कोई अन्य आ गया नीचे हर में उसका अभाज्य गुणनखंड में, तो वो अशांत होगा। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है, 6 में है, सॉरी 6 में 23 और 2n का क्यू और 5n का स्क्वायर, तो ये आपका शांत हो जाएगा। ठीक है। ये क्योंकि 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 2 है, तो 2 का घात और 5 का घात है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में 129 बटा 2 का पावर 2 का स्क्वायर और 5 पर पावर 7 है और 7 पर पावर 5 है, तो ये आपका अशांत अभिवृद्धि हो जाएगा। अशांत हो जाएगा। ठीक है। अशांत कैसे होगा? यहाँ पर 7 है, अगर ये 7 नहीं होता ना तो ये आपका अशांत होता। ठीक है। आगे देखते रहिए, आपको समझ में आ ही जाएगा, एक ना एक तो समझ में आएगा ही ना, इसीलिए हम इतना मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया। ठीक है। आप 15 को देखते हैं तो 15 के तो 5, 3 का घात और 5 का घात आएगा 15, तो 6 बराबर में लिखते हैं 6, तो 3 इंटू 5 तब 15, यही ना होगा, तो यहाँ पर अशांत हो जाएगा। ठीक है। अशांत अभिवृद्धि। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं 35 और 50 है। 50 का देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, 50 तो 2 बार में लगाएं 10, 2 बार में 5, तब सही है ना, 2 बार में 10, सॉरी 2 बार में 25 ना, 2 बार में 25, सॉरी गलती हो गया, 50 2 बार में 25, 5 बार में 5 किया है, 5 25 दोनों 50। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 35 और 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये आपका शांत हो गया। क्लियर। शांत हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं ये शांत अभिवृद्धि है, शांत अभिवृद्धि। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या? 77 बाई 210, 210 को निकालेंगे, 2 बार में 1 1 0 5 5 1 6, तो 5 1 6, तो 3 बार में लगेगा, 3 बार में 3 या 9, 3 9 1 5 या 15, फिर 5 बार में लगाएंगे 7, तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है। 77 इसका पावर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इसका पावर 7 और 3 आ गया, इसको नहीं आना चाहिए, 2 और 5 को यही रहना चाहिए, तो होता शांत, लेकिन ये अशांत है, अशांत है। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। देखिए, जिस ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है ना, हमें भाग करके बताना है कि उसका दशमलव प्रसार कितना आता है। एक निश्चित आ रहा है तो वो शांत है, अगर निश्चित नहीं आ रहा है तो वो अशांत है। क्लियर। जो शांत है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है। देखिए, जो शांत है उसको टिक मार देते हैं। ठीक है। ये पहला शांत है, दूसरा शांत है, तीसरा शांत है, और निकाले थे तो हम चौथा भी शांत है, और आठवां ये शांत है, 8वां शांत है, और 9वां शांत है, और सब अशांत है। सभी का दशमलव प्रसार निकालते हैं। ठीक है। ये जो है अशांत है। ठीक है। और ये सब शांत है, ये अशांत है, ये अशांत है, ये अशांत है, ये शांत है। चलिए पहले ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं। ठीक है। चलिए एक एक से बारीकी से समझते हैं और देखते हैं, सभी को सोल्व करेंगे, आपके सामने आप प्रूफ करेंगे। ठीक है। चलिए पहला है 13/31/25। ठीक है। इसको लिख लेते हैं, मतलब करते हैं इसको सोल्व। दशमलव प्रसार पूछ रहा है, शांत है तो 13 नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे, पॉइंट उतारेंगे, नहीं लग रहा है, फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर एक पॉइंट लिखेंगे, फिर 0 लिख के पॉइंट लिखेंगे, और फिर 4 बार में लगाएंगे तो लग जाएगा। ठीक है। 4 बार में लगाएंगे तो 1250 आ जाएगा, तो ये कटेगा, ये कटेगा, यहाँ 500 आ जाएगा। ठीक है। फिर 0 उतारेंगे, क्योंकि पॉइंट लिखा हुआ था, 0 उतारेंगे, सब तो आपको आता ही होगा। और फिर एक बार में लगाएंगे, तो 3125 में ये करेंगे, फिर घटाएंगे तो हमें आ जाएगा, पता है कितना आ जाएगा आपको? 1875। फिर हम 0 लिखेंगे, फिर लगाएंगे 6 बार में, लगाएंगे तो पूरा कट जाएगा। ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरा की ओर चलते हैं। ठीक है। दूसरा में क्या है? 17/8। ठीक है।
8 से डिवाइड देंगे 17 में, 8 दूनी 16, कट गया 1 पॉइंट उतारेंगे 0, नहीं लगेगा, लग जाएगा एक बार में 8 2, फिर 0 लिखेंगे तो 2 8 दूनी 16, कट गया, यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 0 उतारेंगे, 8 5 40, कट गया, ये भी हो गया, आराम से हो गया ये भी क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, थर्ड तो सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ देखेंगे। थर्ड तो आसान थे ना, फोर्थ में 1600 बटा कितना में है 15, तो 1600 भागे 15 में देंगे, 0 बार में लगाएंगे, नहीं लग रहा है, पॉइंट लिख के 0 लेंगे, नहीं लग रहा है, फिर एक 0 लिखेंगे, फिर 0 फिर 0 फिर 0, अब लग जाएगा। 9 बार में लगाएंगे, 9 बार में लगाएंगे 16 44, तो 14400, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 600, ठीक है ठीक है। अब नहीं लग रहा है, एगो 0 लगाएंगे, एगो 0 लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा, फिर 3 बार में लगेगा, 16 48, 16 48 48, 3 बार में लगाएंगे 16 48, फिर घटाएंगे तो आ जाएगा 120, ये भी 0, अब फिर लगाएंगे कितने बार में, 7 बार में लगाएंगे, 7 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 1 सोचते बलियोतल से, सोचते बलियोतल से, सॉरी यहाँ पर पॉइंट को देंगे ना, पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे, सॉरी 0 उतारेंगे, ये कटा तो ये कटा, सॉरी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, ये कट गया 800, ठीक है। अब 800 आया तो फिर नहीं लगेगा, फिर एक 0 उतारेंगे, फिर 0 लगाएंगे तो 16 85, 5 बार में लगाएंगे तो 800, क्लियर, ये भी आपका क्लियर हो गया। आपका तो ये आपका आंसर हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर में कितना है, अब शांत कितना है, लास्ट है, अब 9 में देखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5, 2 को और, क्लियर। 6/15, 15 में भाग देते हैं 6 में, 0 बार पॉइंट 1 लिखा, पॉइंट चौका 60, 4 बार में लगाएंगे 60, क्लियर, कट गया ना। अब ये क्लियर हो गया आपका, कितने नंबर है ये 8 नंबर है, ये आपका 9 नंबर में आता है। 9 नंबर में है 35 और 50, 50 से भागा देंगे 35 में, नहीं लगेगा, 0 उतारेंगे, 0 लिखेंगे, 7 बार में लगाएंगे, 7 5 35, 350, ये आपका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया, क्लियर। आपका ये क्लियर होगा यूँ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो क्लियर हो गया, आप थर्ड में देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव पश्चात नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्याएं हैं और p/q के रूप की हैं, तो q के अभाज्य गुणांकों के बारे में क्या क्या कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या कह सकते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। बुक को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करते हैं। ये हमारा इसी के साथ लास्ट प्रश्न है, इस चैप्टर का, इस वीडियो का भी लास्ट प्रश्न है। अब चलिए, अब अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो अगर हम काम के हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं काम के हैं तो कोई बात नहीं जी। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्या है, 43.123456789, यही ना है, ये रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग हम दिए हैं। देखिए एक, ठीक है, तो ये इसमें देखिए ये क्या है, एक परिमेय संख्याएं, तो ये p/q के बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है ना q में क्या संबंध हो सकता है। अगर शांत है तो नीचे वाला में होगा, तो शांत में क्या हो सकता है, या इसका अभाज्य गुणनखंड 2n या 5n या 2n दोनों हो सकता है, या 2n, 5n दोनों हो सकता है। क्लियर, ये क्यू में पहले तो हम बताए थे आपको, अगर शांत है तो उसका दशमलव प्रसार 2n का स्क्वायर, या फिर 2n का कोई अगर n के पावर कोई अन्य घात हो, 2n का हो या फिर 5n का घात हो, या फिर दोनों हो, 2n × 5n दोनों है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड में देखिए, लिखते नहीं है, देखिए 0.1201 2, फिर 2 0, फिर 1, फिर 2,
फिर 3 जीरो, ये देखिए ये अनंत नहीं है, निश्चित नहीं है, ये अनंत तक जा सकता है, ये अनंत तक। तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हुआ, तो इसको तो हमें कुछ करना नहीं है ना, परिमेय संख्या तो क्यू के बराबर, पी बटा क्यू के बराबर, तो हमें क्यू का मान ज्ञात करना है। ये तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो इसे कुछ नहीं करेंगे, अपरिमेय लिख देंगे इसका आंसर, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लिख देते हैं। इसका आंसर हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, तीसरा का 3 लास्ट है। ये रेकरिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये इतना है। तो इसके बाद जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ऐसे हो सकता है और आगे तक जा सकता है, ठीक है। यही हमें रेकरिंग पे, रेकरिंग क्या हुआ इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो इसके अतिरिक्त 2n का स्क्वायर या 5n का स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, लिख देते हैं। यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड 2n या 5n के अतिरिक्त हो सकता है। क्लियर आपका? तो क्लियर हो गया, इस चैप्टर पूरे समाप्त हो गए, ठीक है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, दोस्तों लोगों को बताएं कि ये इस चैनल पर फुल चैप्टर सीरीज चालू हो चुका है। इसी तरीके का हम, अगर जैसे कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जैसे कि एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं आ रहा है तो आप सर्च कीजिएगा मैथमेटिक्स, देखिए एक्सरसाइज 1.4 मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाय मैथमेटिक्स हैकर, तो ये सारा ये पूरा सोल्व होकर आ जाएगा, ठीक है, वीडियो के साथ मिलेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, ठीक है, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।